नमस्कार। आज की वीडियो में मैं DSSB PRT के लिए अपनी एक बुक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैंने एक बुक अपने लेवल के ऊपर बनाई है। इस बुक के अंदर मैंने 3 मॉड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चंस अरेंज करे हैं। ये 3 मॉड्यूल क्या है, जैसे कि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे पढ़ा है वो जानते हैं कि DSSB PRT में जो मेरा कोर्स है, जो मैं अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाती हूँ, तो उसके अंदर 3 मॉड्यूल्स। ये 3 मॉड्यूल्स में क्या क्या है? पहला वाला जो मॉड्यूल फर्स्ट है, के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसे आप बाल विकास के, ये CDP नहीं लिखा है मैंने केवल CD लिखा है, बाल विकास। इसका बचा हुआ जो भाग है वो बाद में आता है, पेडागोजी। और उसके बाद आखिरी पार्ट है एजुकेशन का। तो जो बुक मैंने बनाई है, इस बुक में ये तीनों मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हैं। इसके अंदर 623 क्वेश्चंस हैं। इस बुक के अंदर भी आपके 250 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके 325 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बुक में बाहर आपको मिलेगा 10,000 क्वेश्चन, क्योंकि 10,000 इसलिए नहीं है, इतने आज तक जितने पेपर हुए ना, उनको मिला के भी 10,000 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो इस पेपर को बच्चों ने टारगेट किया है, उनको जिस लेवल के क्वेश्चन को करना चाहिए। इसमें सीटेट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और जो बच्चे केवल सीटेट को क्वालिफाई किया है जिन्होंने, तो उनके लिए ये बुक शायद नहीं होगी। ये बुक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने PRT का पेपर दे रखा है और उनको आइडिया है कि PRT का लेवल किस तक का होगा। तो उन बच्चों के लिए ये बुक यूजफुल हो सकती है। तो ध्यान रहे, जिन बच्चों ने अभी ही सीटेट क्वालिफाई किया हो या केवल सीटेट तक ही रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बुक बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी। अब इस बुक का जो भी आप लोगों को किसी को लेना हो, अगर ये वाली बुक, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर आप लोगों को दिया गया होगा। उस बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बुक चाहिए, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मेरे से आके भी लेके जा सकते हैं। और जो बच्चे कोरियर करवाना चाहते हैं वो कोरियर करवा सकते हैं। मेरे साथ जो बच्चे ऐप पर पढ़े, तो उनमें से जो मेरा अभी प्रेजेंट में रनिंग कोर्स जो चल रहा है, जिसका अमाउंट 7,000 रुपए है, ये बात लिख के चलना जरूर। ऐप कोर्स प्राइस, ठीक है, ये प्राइस 7K है और इसके अंदर ही ये बुक इंक्लूड है। बुक इज इंक्लूडेड इन इट। और इससे पहले जो मेरा कोर्स चला था, उस समय जो पहला वाला कोर्स प्राइस था, प्रीवियस कोर्स प्राइस, उस समय ये 5,000 का था। इसमें बुक बैंक शामिल नहीं था, बुक बैंक इसमें नहीं था, लेकिन इसके अंदर मेरे हाथ के लिखे हुए बहुत सारे क्वेश्चन। इस वाले के अंदर भी जो पहले मेरा बैच चला था, 5 दिन के बाद अगर आप इंडेक्स चेक करेंगे, हमेशा आपको एक टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने करे। तो अब इस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, उनको मैं YouTube पर आप लोगों को कराना चाहती हूँ। इसका काफी लंबा चौड़ा है, इसका मैंने बता दिया क्वेश्चन का। मेरे अकॉर्डिंगली तो YouTube पर इतने क्वेश्चंस मैं अगर करा पाऊँ तो मेरे लिए भी शायद मैं कमिट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, एक बार बुक को आपको दिखाना चाहूंगी। ये बुक है, थोड़ा सा नजदीक से आपको दिखाने के लिए मैं साइड में हो जाती हूँ। ये बुक है, ठीक है। और मैंने जो भी बुक्स बनाई है उसमें कोर्स कोड वगैरह लिख कर बनाई है, क्योंकि आप लोग नियोस पढ़ लेंगे। तो नियोस के अंदर अब जो आपने पढ़ लिया नियोस का कंटेंट, उसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे और क्या केवल क्वेश्चन नियोस में से ही बनकर आएंगे। तो बेटा पूरा नियोस का नहीं आता, खासकर जो पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट का है, वो पार्ट आपका, यानी कि अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को कहे, वो इतना वास्ट एरिया है, उसमें अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट लेते हैं तो वो पार्ट नियोस में इतना सा पार्ट है और कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको लिख कर दिया है,
इसके अंदर अगर पेपर में भी हम क्वेश्चंस का और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चले तो यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे और पेडागोजी के आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद इसके बाद जो बचा हुआ नंबर है इतना ही 25 क्वेश्चन तक का वो आपको एजुकेशन के मिलेंगे। ये वाला पार्ट आपका मेनली नियोस में से ही आएगा, पर ये वाला जो पार्ट आपका पहला वाला चाइल्ड डेवलपमेंट का है ये बिल्कुल ऐसा पार्ट है जिसमें बायोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि होता ही यही है कि साइकोलॉजी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अगर आपका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। जहाँ पे भी आप लोगों ने अब की बार क्वेश्चन अगर 2022 का पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा नियोनेटल का है, बर्थ का है, प्रीनेटल का है, ये सारी चीजें और जितनी भी हमारी रिसर्च में जो भी नई चीजों को लेकर आए, क्या क्या चीजों के ऊपर बात की गई है, बच्चों का सेंस का, हेयरिंग का, ये सब का, वो सारा बायोलॉजी का जुड़ा हुआ बैकग्राउंड है। तो उन सारी चीजों को करने के लिए अगर आप इस बुक को भी फॉलो करते हैं, आप देख लीजिएगा। आज एक बार मैं आपको एक सैंपल के तौर पे शुरू के 5 क्वेश्चन कराने लगी हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये कंटेंट वाकई ही पीआरटी के लेवल का है, तो आप लोग इसको जो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो बेटा पहले नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा थियरिस्ट है जो कि जेंडर स्कीमा थियरी से नहीं जुड़ा हो। अब यही बात है, बुक के अंदर क्या होता है कि आपको ना आंसर मिल जाता है, आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, तो वो आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर आपका सिगमंड फ्रॉइड है। जैसा कि हमारा यूट्यूब पर भी होता है कि हम आते हैं क्वेश्चन 1 का आंसर बी, क्वेश्चन 2 का सी। तो ये जो क्लास है वो आपकी आंसर की पर्यायवाची नहीं, इसमें आपको अगर क्लास में चारों ऑप्शन के ऊपर हम बात करेंगे तो आपको दिमाग में कुछ बैठेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो कैरल लिन है, इनका भी काम है जेंडर के ऊपर और इनका मानना है कि बच्चों में जेंडर की जो पहचान है वो 3 साल की उम्र तक आ जाती है। और इसमें इन्होंने खास बात करी है कि जेंडर की पहचान के साथ जो इसके साथ एक स्टीरियोटाइपिंग है उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा बात करी, इन्होंने कैरल लिन ने। सिगमंड फ्रॉइड का आप जानते हैं, इनका जो मेन काम है वो साइको एनालिसिस को लेकर है और वो काम अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो ये मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नियोस में से पढ़ना चाहते हैं तो नियोस 506 में ब्लॉक 2 में यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको सिगमंड फ्रॉइड का काम मिल जाएगा, लेकिन काम अधूरा होगा। इस बुक के अंदर आपका ना तो सिगमंड फ्रॉइड का एक प्रॉपर अप्रोच है और ना ही इसके अंदर ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म दे रखे जो पेपर में पूछे जाते हैं। फिर भी काफी हद तक आपको पार्ट मिल, क्योंकि कुछ पार्ट तो ये बिल्कुल बुक के लाइनों के ही क्वेश्चन उठा के देते हैं। एनीवेज, एल्वर्सन का जो काम है वो भी काम जेंडर के ऊपर है, इन्होंने भी स्टीरियोटाइपिंग और इन सब की बात करी है। और सेंड्रा बेम, इनका मेन कहलाता है जेंडर स्कीमा थियरी। इसी तरीके से आगे अगर और नाम भी लिख कर दूं, कोहलबर्ग, जिनका जेंडर आइडेंटिटी थियरी है। जेंडर आइडेंटिटी थियरी में कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस को दिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पास्ट ईयर में कई बार पूछा गया। वो 3 स्टेजेस होती है, पहली होती है जेंडर आइडेंटिटी, दूसरी जेंडर स्टेबिलिटी, तीसरी जेंडर कंसिस्टेंसी। कई बार आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज वाज नॉट गिवन बाय कोहलबर्ग, तो उसमें आपको मिल सकता है जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये इन्होंने नहीं दिया था। तो ये जो कॉन्स्टेंसी वर्ड है ये बाद में दिया गया था और इसको रूबल ने सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी करके दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप कोई भी एक क्वेश्चन पढ़े तो उस क्वेश्चन को इतना कंप्लीट करके पढ़े कि अगर यहाँ पे मैंने आप लोगों को हिंट से दी है, एप्लीकेशन पे बच्चों ने सारी थियरीज पढ़ी हुई है, कि आप उसको हर रूप में करें कि क्वेश्चन अगर आता है किसी भी स्टाइल में, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि एक ही दिन के अंदर जो 3 शिफ्ट में पेपर होता है तो सेम क्वेश्चन कैसे कैसे घूमता है, तो आप ही चीजों को उसी तरह प्रिपेयर करिएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का अगर सिर्फ आंसर सुनना है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बर्थ ट्रॉमा क्या है? जैसा कि मैंने बोला है कि बायोलॉजी का बहुत सारा पार्ट इसके अंदर शामिल है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बेटा बर्थ ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इसीलिए डिलीवरी के भी कई प्रकार होते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी होती, एक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन डिलीवरी होती है। डिलीवरी के अंदर भी कई स्टेजेस वगैरह है, टाइप्स अलग है, बर्थ की स्टेजेस अलग है। उस सभी पेपर में पूछा भी गया है और आपको पढ़ना भी। तो यहाँ पे जो बर्थ ट्रॉमा है कि बर्थ के टाइम पे जो जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसको लेकर है। तो ये कह रहा है कि उसकी अवधि क्या होगी। भाई अगर बर्थ ट्रॉमा है तो एकदम जो आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ है, जो भी एट द टाइम ऑफ बर्थ है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? इसमें हो जाता है कि कभी कभी बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे पूछा गया है माइकोनियम एक्सक्रीशन सिंड्रोम करके पूछा गया है। कई बार डिलीवरी के समय एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि बच्चा भी जब जोर लगा रहा होता है बाहर आने के लिए, मदर भी अपने लेबर पेन्स ले रही होती है, तो कभी कभी कुछ एक्सक्रीटा बच्चे का आ जाता है, और वो एक्सक्रीटा अगर बच्चे के माउथ में ऐसा चला जाता है तो वहां पर बच्चे की ब्लॉकेज हो जाती है, जिसमें बच्चे की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये बहुत सारी बर्थ की कॉम्प्लिकेशंस है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये माइकोनियम सिंड्रोम वगैरह ये सब चीजें क्या है। एनॉक्सिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उससे बच्चे को कई रूपों में क्षति हो सकती है, एंड इट कुड बी मैनिफेस्टेटेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स। हो सकता है बच्चे के हेयरिंग में, या बच्चे के विजन में, या बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो बर्थ ट्रॉमा है ये एट द टाइम ऑफ बर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है रफ एंड टम्बल प्ले। जैसे क्वेश्चन आया प्ले का, तो चलिए इसका आंसर है तो मैं बता देती हूँ। हाँ बच्चों, इसका आंसर आपका बन जाएगा, तीनों ही आ जाएंगे। अब आप इस प्ले के ऊपर पूरी कहानी अपनी तैयार करके चलो। वो कहानी आपको कैसे पढ़नी होगी कि प्ले की कितनी टाइप्स है, किन किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, क्या माइलरेट एंड पार्टन का काम है, प्याजे ने प्ले के ऊपर क्या कहा, वाइगॉट्स्की ने प्ले के बारे में क्या कहा है, कौन कहता है वर्क इज प्ले। तो जब आप इसको पढ़े तो एक कंप्लीट रूप में पढ़े। अगर हम माइल्ड एंड पार्टन के हिसाब से देखते हैं तो प्ले के कितने प्रकार होते हैं, कितनी उम्र का बच्चा सॉलिटरी प्ले जिसे हम एकांकी खेल कहते हैं उसमें आता है। फिर इसके बाद पैरेलल प्ले यानी कि समांतर खेल अपने आप में क्या है। फिर एसोसिएटिव प्ले जिसे हम साहचर्य कहते हैं। फिर उसके बाद सहयोगी जिसमें कोऑपरेटिव प्ले है। इसके और अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं वो सारे आप लोगों को पढ़ने हैं, तो ये आप लोगों को अपने लेवल पे करना है। प्याजे ने प्ले को क्या बोला है? प्याजे प्ले के बारे में कहते हैं कि जितना बच्चे को प्ले में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा उतना ही ज्यादा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो ये कहते हैं जैसे पहली वाली जो स्टेज है, यानी कि जो पहली स्टेज फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर कहलाती है, इसमें ये कहते हैं मेन फंक्शनल प्ले, जिसमें बच्चा रेपिटेटिव मूवमेंट्स को करता है। फिर बच्चा मेक बिलीव प्ले में, फिर सिंबॉलिक प्ले में। इसी प्रकार वाइगॉट्स्की कहते हैं कि जो प्ले है वो बच्चे को जेडपीडी में लाता है, और इस जेडपीडी में लाकर ही बच्चे का कॉग्निटिव, बच्चे का सोशल, बच्चे का लैंग्वेज, ये सारे डेवलपमेंट प्लेग्राउंड में संभव है। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार सबसे ज्यादा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है? खेल के मैदान में। क्यों? क्योंकि खेल के मैदान में वो कहते हैं वहां पर बच्चा पहुंचता है अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि निकट विकास के क्षेत्र में। फ्रीबल वगैरह जिन लोगों का क्या मानना है, वर्क इज प्ले, और इसके हिसाब से फ्रीबल के यहाँ पर क्या क्या माना गया, उन्होंने किस तरीके की खेल के अंदर जो भी सामग्री है उसको किस प्रकार लिया, तो वो सारा जब आप पढ़े प्ले तो उसको कंप्लीट में करें। अब अगर क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन में रफ एंड टम्बल प्ले अपने आप में क्या होता है, ये इस प्रकार के खेल होते हैं जहां पर हमें लगता है कि एक तरीके का प्ले फाइटिंग हो रहा है, बट ये जेन्युइन फाइटिंग नहीं है, ये उस फाइटिंग से बिल्कुल अलग है। यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ
प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक दूसरे को उलट रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इस प्रकार की चीजें, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हो सकता है दे माइट बी पुशिंग ईच अदर, बट ये ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन है दूसरे को मारना, ये बस एक एंजॉयमेंट के सेक के लिए हो रहा है। दे माइट बी पुशिंग ईच अदर but not with the intention of injuring anybody। तो इसके अंदर बच्चे जो है इस प्रकार की कि एक दूसरे को धक्का दे देना, घुमा देना, रोलिंग ओवर, इस तरीके की है, तो ये सारे ही इसी के एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद है कि चाइल्ड बर्थ के अंदर कितनी स्टेजेस है। देखो बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, अगर सही रूप में आंसर लेके चले, मैंने ऐप पे भी आपको ये लिखवाया, आंसर बनता है 3, बट आयोग ने DSSB ने इसमें आंसर 4 माना है, आंसर बनना 3 चाहिए। अब इसके अंदर 3 में क्या क्या है। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो फैलाव की होती है, जिसे हम डायलेशन कहते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मेन में लिखा है कि मेन इवेंट क्या है और अवधि ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि पहले प्रसव और दूसरे प्रसव में भी समय का फर्क होता है। जब औरत पहली बार माँ बनती है तो डायलेशन में समय ज्यादा होता है, और सेकंड वाली प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी आती है तो तब समय कम हो जाता है। यहाँ पे लेबर पेन होते हैं में। दूसरा है एक्सपल्शन, जहां पर बच्चे का जन्म होता है, और तीसरा है टोटल एक्सपल्शन, जहां पे प्लासेंटा को रिमूव किया जाता है। तो ये आपको इस रूप में पढ़ना होगा। और आयोग जिसे चौथा मान रहा है वो चौथा है रिकवरी, जिसमें यूट्रस वापस अपने स्थान के ऊपर आता है, क्योंकि प्रसव के बाद जो यूट्रस है जो काफी फैलाव में आ गया था, अब इसको अपनी नॉर्मल स्थिति में आना है, तो उसे कहा जाता है रिकवरी, पुनः उसी अवस्था को पाना, प्रसव से पहले की अवस्था को पाना। 5वें नंबर का क्वेश्चन प्याजे का क्वेश्चन है। प्याजे के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन आए हैं। जब बच्चे जीन पियाजे का नाम सुनते हैं तो उनको सीटेट के क्वेश्चंस याद आ जाते हैं। वही बताना चाहूंगी कि इस बुक में ना वो क्वेश्चन नहीं है कि पियाजे ने कितनी स्टेज सी थी, प्री ऑपरेशनल की क्या अवधि है, और ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, किसी एक आध शिफ्ट में इतना सिंपल भी पूछा गया है। बट बाय एंड लार्ज ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें आपको वाकई ही घुस के पढ़ना पड़ेगा कि क्या प्याजे उतना ही पढ़ना था जो आपने सीटेट में पढ़ा था, या अब आपको उसकी गहराइयों को पढ़ना हो। तो हम इस क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से डील करते हैं। यहाँ इमिटेशन की बात की गई है, तो इमिटेशन जो है ना बेटा, वो अपने आप में क्या है कि हम बहुत सारे सिद्धांतों में पढ़े। मैं खास चाहूंगी जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़े वो एक बार याद करना कि हमने इमिटेशन कहाँ कहाँ पढ़ा था। हमने सबसे पहले इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ा, जहां पर स्किनर की थियरी थी। हमने कहा कि भाषा के अंदर जैसे सबसे ज्यादा पुनर्बलन को मानते हैं स्किनर। फिर हमने इसको सोशल कॉग्निटिव थियरी के अंदर पढ़ा, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी गिवन बाय बेंड्यूरा। और इसी चीज को हमने पियाजे में पढ़ा, जहां पर पियाजे का पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, जब हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ा था तो हमने ये जाना कि स्किनर का ये मानना है कि भाई एस और आर के बीच के कनेक्शन को मजबूत करने के लिए रेनफोर्समेंट दी जाती है, और ये रेनफोर्समेंट तब दी जाती है जब बच्चा सही अनुकरण करता है, जब बच्चा सही से इमिटेशन करता है। तो हम इसी प्रकार से सही अनुकरण वाले जो भी उस बच्चे के स्टेप होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए रेनफोर्स करना शुरू करते हैं। सही अनुकरण करता है ताकि शेपिंग की जा सके, ताकि आकृति दी जा सके, बच्चे के व्यवहार को शेपिंग की जा सके। इसी प्रकार बच्चों हमने ना इसको सोशल कॉग्निटिव में पढ़ा था, जिसमें हमने स्टेप पढ़े थे। पहला वाला कि जब बच्चा जो है अटेंशन देता है, फिर वो बच्चा जब मोटर रिप्रोडक्शन करता है, अटेंशन के बाद रिटेंशन, रिटेंशन के बाद मोटर रिप्रोडक्शन। तो यही मोटर रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है हमारा इमिटेशन।
और फिर उसके बाद है रेनफोर्समेंट। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया था, एम आई मोटिवेटेड कर, ठीक है। तो एम आई मोटिवेटेड के अंदर जहां पे हमने इमिटेशन की बात करी, तो वहां बच्चा जो भी चीजों को देखा है उसको करने की कोशिश करता है। अगर वो पूरी तरह से सही कर पाता है तो जो उसको पुनर्बलन मिलेगा तो उस चीज को वो और करेगा, उसमें लगेगा कि सेल्फ एफिकेसी मुझ में आ गई है। लेकिन जब हम प्याजे पर आते हैं तो प्याजे का जो कंसेप्ट है इमिटेशन को लेकर, ये 3 लेवल के ऊपर होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जहां पर लेवल 1 को लेकर करते हैं तो ये जो पहली 3 उप अवस्थाएं हैं वहां पर देख, पहली 3 उप अवस्था। लेवल 2 को जब हम देखते हैं तो चौथी और 5वीं उप अवस्था, और जब हम छठी में देखते हैं तब इसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पर जो पहली वाली इमिटेशन दी गई है लेवल 1 के अंदर, वो लेवल 1 वाली कहलाती है अपने आप में विजिबल इमिटेशन। विजिबल इमिटेशन। फिर उसके बाद आती है इनविजिबल इमिटेशन, और फिर यहां पर आती है डेफर्ड इमिटेशन, जो बता रही है कि बच्चे में कैसे कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती जा रही है। जहां विजिबल इमिटेशन होती है तो वहां पर यहाँ बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, पहली जन्म से 1 माह, फिर दूसरी में 1 से 4 और तीसरी में 4 से 8 माह। यानी कि अगर हम इसे लेकर चलते हैं तो 8 माह तक, 8 माह तक बच्चा जो इमिटेशन करता है वो विजिबल है। जैसे वो अपने हाथ को, किसी को देखता है कि कोई अपने हाथ कैसे हिला रहा है तो वो भी अपना हाथ वैसे हिला रहा होता है, वैसा ही बोलने की कोशिश कर रहा होता है। हम अ प प जैसे उसको साथ करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा भी वैसे साउंड निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो बच्चा उस चीज को देख पा रहा है कि आप कैसे कर रहे हो, मेरी आवाज कैसे निकल रही है, मैं भी अपना हाथ वैसे हिला रहा हूँ, तो वो सारी चीजें बच्चा देख पा रहा है। लेकिन जो इनविजिबल इमिटेशन होती है, वो इनविजिबल इमिटेशन के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा फेशियल इमिटेशन है, तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, वो अपना चेहरा तो नहीं देख पा रहा ना। जैसे आप किसी चीज को करके करते हैं, डर जाते तो हम ऐसे करते, ऐसे कर दिया, तो बच्चा आपको देख के कर तो रहा है, पर बच्चा ये देख नहीं पा रहा कि मैं क्या बिल्कुल जो सामने मेरे खड़ा है उसके जैसा हूं बहू कर पा रहा हूं, क्योंकि बच्चा अपना जो चेहरा है वो नहीं देख पा रहा। जबकि जो पहले वाला था जहां पे वो भी वैसे ही हाथ कर रहा था कि आप जैसे वेव करना उसको सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा आपको देख रहा है, फिर अपने हाथ को देख रहा है, तो वहां पे वो देख रहा है ना कि मैं भी ऐसे बाय बाय, 6 महीने के बच्चे को हम ऐसे ट्रेन कर देते हैं ना, बेटा सेव बाय बाय, तो बच्चा आपको देखकर अपने हाथ को बिल्कुल वैसे देख रहा है, मैं वैसे कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर बच्चा देख नहीं पा रहा है अपने आप को, क्योंकि ये फेशियल एक्सप्रेशन को लेकर है। और जब तीसरे में आ जाते हैं तो ये बेटा अपने आप में विलंबित अनुकरण कहलाता है। इस विलंबित अनुकरण का मतलब ये है कि बच्चे में अब कॉग्निटिवली इतनी एडवांसमेंट, इतना कुछ आ चुका है कि वो बच्चे के दिमाग में जो भी उसने देखा था वो सारे मानसिक प्रतिबिंब उसके स्मृति पटल पर इतने अच्छे से अंकित हो चुके हैं कि उस इवेंट के हो जाने के कुछ दिनों के बाद भी वो उस घटना को, उन सारी चीजों को करके दिखा सकता है। यानी कि यहाँ पर उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटीज जो है वो काफी बढ़ चुकी। तो इस प्रकार पियाजे के केस में अगर एक इमिटेशन को ही आप पढ़ेंगे उसके इतने इतने लेवल्स है। हैप्पी भी हो सकता है आप लोगों ने इतना डिटेल में कुछ चीजें ना भी करी हो, तो अगर अभी भी आप इन क्लासेस में जुड़ते हैं तो आप लोग उसको कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन के अंदर पियाजे के अकॉर्डिंगली अगर हमें निशान लगाना हो तो इनविजिबल में जहां पर बच्चा जो है देख नहीं पा रहा है, जैसे कि अपना माउथ, हम कह रहे हैं कि कैसे करके गट गट गुट 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 करके ऐसे चला गया, तो अब वो बच्चा ऐसे अंदर तो नहीं देख पा रहा ना कि किस प्रकार का हो रहा है,
और विजिबल में जो हमने कहा कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे हैंड्स वगैरह का वो देख पा रहा है, लेग्स को देख पा रहा है, जो भी मोटर मूवमेंट्स आप कर रहे हो, बच्चा आपको देख रहा है, खुद अपनी मूवमेंट्स को देख रहा है और समझ पा रहा है मैं सही से इमिटेट कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही बातें अपने आप में सही है। तो बेटा है तो मैंने कहा ये 623 क्वेश्चन है। अब ये 623 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कैसे कराऊंगी, उसको कराने का यही एक तरीका है कि 5-5 क्वेश्चन ही अगर मैं कराती हूँ तो भी आप लोगों का काफी तैयार हो जाएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक ही, नमस्कार।